नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और यहाँ पर कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 80 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा भेजा गया है और यहाँ हिंदी विषय में है। और इसमें पाठ है मेरे संग की औरतें, जिस पाठ को लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। और इस कार्यपत्रक के माध्यम से अब हम ये जो पाठ है वो आपके क्षितिज भाग 1 से इसे लिया गया है और इसमें हम आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित और भी कार्यपत्रक आ चुके हैं पहले भी, और वो उम्मीद है कि आपने वे देख लिए होंगे। और उसको आगे समझने के लिए इसको अंत तक देखें और समझें कि यहाँ पर लेखिका जो मृदुला गर्ग जी हैं वे क्या लिख रही हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से बाहर यानी कि जैसे सब चलते थे लेकिन वे उससे हटकर चलती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वहाँ तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। तो यहाँ पर कहा गया कि जो परदादी थी उनकी, लेखिका की परदादी, पहली बात है कि जो उनका व्यवहार था कि वे 2 से अधिक जो धोतियाँ उनके पास हो जाती थी तो वो जो तीसरी होती थी उसको दान कर देती थी। तो जैन समाज से वो प्रेरणा ली गई थी कि जैन समाज में यही कहा है कि जितनी आपको आवश्यकता हो उतने का आप उपयोग करें, फालतू और कोई रखने की आवश्यकता नहीं, उसे आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। और जो सबसे अलग बात लगी कि वे जब उनकी लेखिका की माताजी गर्भवती थी तो उनकी दादी मंदिर में गई और मन्नत मांगी कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो वह लड़की हो। और उसे अपने पास ही नहीं रखा, उसे खुलेआम भी कह दिया। जबकि उस समय पर क्या था कि उस समय पर सभी लोग यह चाहते थे कि हमारे घर में लड़का ही पैदा हो। तो यह बात सबसे अलग थी और इस पर उन्होंने सभी को भी बताया। ठीक है, यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि खानदान में कभी पहले से लड़की पैदा नहीं हुई थी, कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। अब पिताजी की भी थी और दादाजी की भी थी बहनें, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि जो परदादी वहाँ पर इस तरह की मन्नत मांग रही थी। ठीक है, हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था और सभी का जो पहला बच्चा था वह क्या हो रहा था, बेटा ही हो रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर
मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। ठीक है। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो ना पूरी पांच कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो यहाँ पर उनके जो उनकी दादी ने जो मन्नत मांगी थी तो बोला, भगवान ने भी बोला ठीक है। तो उस समय उनके एक 5 कन्याएं उनके घर में जन्म ले चुकी थी। 5 पुत्रियां वहाँ पर हो चुकी थी। 5 बहनें, जो लेखिका थी वे सब 5 बहनें थी। तो वे सब यहाँ पर ये कहा गया है। और यहाँ पर चोर के बारे में भी कहा गया है कि हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोल की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंग लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। तो यहाँ पर चोर की यहाँ पर कहानी बताई गई है कि जो एक चोर था वह बड़ा बदनसीब था कि वह उस दिन आया जिस दिन गांव में नकुड़ जो गांव है वहाँ पर शादी हो रही थी। और सभी जो वहाँ के मर्द थे गांव के वे सभी शादी में जा रखे थे। और जो महिलाएं थी वे सभी क्या कर रही थी, रात में नाच गाने वहाँ पर चल रहे थे और ढोलक बज रहा था। लेकिन चोर जो कि वहाँ घुसा और लेकिन वह उस कमरे में घुसा जहाँ पर दादी सोई थी। और यहाँ पर बुढ़ापे की नींद के बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे की नींद कैसी होती है कि अचानक खुल जाने वाली, बोले इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। आगे फिर हम दूसरे कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि परदादी के कतार के बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। मैंने बताया कि कतार के बाहर यानी कि कोई जिस रास्ते पर चल रहा हुआ है उससे अलग हटकर चलती है। कि सारी दुनिया एक रास्ते पे चल रही है लेकिन वो उससे हटकर अपना रास्ता बनाती है। इस तरीके से तभी कतार में चलने को कहा है। लेखिका के गांव का नाम क्या था। तो लेखिका के गांव का नाम क्या था भाई, नकुड़ था। अगला है कि प्रश्न नंबर 3, लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी।
भाई उनके तो घर में पहले से भी उनकी बेटियां जो भी थी, और उससे पहले भी उनके दादा के भी, जो लेखिका के दादा थे, उनकी भी बहनें थी, उनके पिता की भी बहनें थी। तो उन्होंने क्यों मांगी होगी भाई? शायद इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वह कतार से बाहर चलने वाली थी, क्योंकि सभी जगह बोलते थे कि हमारे घर में पहला लड़का पैदा हो, तो वो उससे हट कर काम करने वाली थी, इसलिए कहा हो। समाज में एक अलग रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने यह किया हो। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है कि कहानी के आधार पर बताइए कि रथ जगह कार्यक्रम कब मनाया जाता है। तो रथ जगह कार्यक्रम शादी ब्याह के टाइम पे या समय में मनाया जाता है, ठीक है, कि रात में जाकर नाच गाना और ये सब होता है, वहाँ पर महिलाएं मनाती हैं। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां कि पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया है? यहाँ पर क्यों कहा गया है गैर रवायती? क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं था, तो शायद उसको गैर रवायती कहा गया हो। और अगला है गतिविधि आपके लिए कि आप भी अपनी दादी या नानी पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद लेखन मैंने बताया है पहले आपको, एक कार्यपत्रक में एक अनुच्छेद आपको लिखना है, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है कि वह कैसे थे, कैसी थी या कैसी है। तो ये था आज का कार्यपत्रक संख्या 80। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।